इस वक्त हमारे साथ टेलीकॉम मिनिस्टर श्री मनोज सिन्हा हैं और इनसे हम जानेंगे टेलीकॉम से जुड़े तमाम सवाल। साथ ही साथ रेल के बारे में भी इनसे पूछताछ करेंगे। तो सर शुक्रिया, आप गवर्नेंस नाउ के साथ हैं। सर अभी स्पेक्ट्रम की नीलामी का प्रोसेस शुरू हो चुका है और जैसा सुनने में आ रहा है कि नीलामी होते ही तुरंत स्पेक्ट्रम सौंप दिया जाएगा, इस बारे में क्या कहना है सर? पहले में और अब में इस सरकार के काम करने की गति निश्चित रूप से बढ़ी है। तो ये हमने भरोसा दिया है कि जैसे ही नीलामी की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे 1 महीने के अंदर स्पेक्ट्रम उपलब्ध भी करा देंगे लोगों को। और वास्तव में एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की शिकायत भी रही है कि स्पेक्ट्रम की कमी है। तो इस नीलामी के बाद मैं समझता हूं कि वो शिकायत दूर हो जाएगी और वास्तव में स्पेक्ट्रम की कमी अब नहीं रह जाएगी। सर एक कॉल ड्रॉप्स एक आए दिन एक बड़ा चैलेंज मेरे समझ से, क्योंकि पब्लिक भी इसकी शिकायत करती है, तो कॉल ड्रॉप जैसी समस्या से निपटने के लिए आप क्या कारगर कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये निरंतर मॉनिटरिंग के आधार पर ही समाप्त हो सकेगा, लेकिन जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा किसी भी सेवा को अच्छी सेवा नहीं कहा जा सकता है। ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों से आम उपभोक्ता जो है वो इस समस्या से जूझ रहा है। मंत्रालय संभालने के बाद हमने एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की बैठक की थी, सबको उसमें बुलाया था और इस सेक्टर को समझने की ज़रूरत है कि 90% इसमें हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का ही है। BSNL और MTNL मिला के 10% है। तो इसलिए मैं एक बात मैं दोहराता हूं कि मैं केवल BSNL और MTNL का मिनिस्टर नहीं हूं, पूरे टेलीकॉम सेक्टर का हूं। इसलिए सबको बुलाया था और उनको मैंने साफ शब्दों में ये बात बताई है कि कुछ ऐसे मानक संतुष्ट हमको नहीं कर पाएंगे जो सामान्यतः आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित होते हैं। ग्राहक अगर संतुष्ट महसूस करेगा तो मैं मानूंगा कि इस समस्या से लोग निजात पा सके हैं। एक कार्य योजना उन लोगों ने बना के दी है मंत्रालय के विचार विमर्श के साथ। एक हमने सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी भी बना दी है जो इस पर निगाह रखे हुए और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1 वर्ष में करने का भरोसा उन लोगों ने दिया है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा BTS लगाने का भी भरोसा दिया गया है। अभी तक लगभग 48,000 BTS लग चुके हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 1 महीने में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 16% का सुधार मैं कह सकता हूं और लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात कही है कि 4 महीने में गुणात्मक परिवर्तन लोगों को दिखेगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये निश्चित रूप से दिखना चाहिए। सर BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि MTNL डेड सा पड़ गया है। BSNL से ज़्यादा विश्वास लोग प्राइवेट प्लेयर्स में ज़्यादा कर रहे हैं। क्या मंत्रालय की कोई योजना है जिससे कि इनको अच्छे से रिवाइव किया जा सके? देखिए, ये कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। जो अच्छी सेवा देगा वही बाजार में टिका रहेगा। तो ये तो आत्मावलोचन का विषय उन लोगों के लिए भी है कि अगर उनके ग्राहक कम हुए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी रही है। लेकिन एक कारण मैं ऐसा देखता हूं कि 2008-9 तक जो कंपनी प्रॉफिट में थी, कुछ ऐसे अपरिहार्य कारण हैं जिसके कारण वो नुकसान में चली गई। एक बड़ा कारण मैं मानता हूं कि BSNL को जो टोटल रेवेन्यू मिलता है उसका लगभग 50% वो सैलरी और पेंशन में व्यय करता है। MTNL 70%। वहीं दूसरे जगह जाएंगे तो 5-6% में ही ये काम हो जाता है। सरकारी कंपनी होने के कारण कुछ ऐसे फैसले हो गए कि जो स्पेक्ट्रम उनको नहीं चाहिए था वो भी लेना पड़ गया। MTNL ने एक बड़ी राशि कर्जे के रूप में ले ली, उसके ब्याज से ही वो परेशान है। लेकिन एक कम निवेश भी हुआ है BSNL में। 2008-9 तक वो प्रॉफिट में थी।
जितने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिसर्स और कर्मचारी थे वो बीएसएनएल के हो गए और निवेश भी नहीं हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे पिछले मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से, मैं कह सकता हूं कि इस पर ध्यान दिया है और अच्छी राशि बीएसएनएल में निवेश की गई है, जिसका अब परिणाम भी थोड़ा दिख रहा है कि बीएसएनएल की सर्विस में 2 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है और जो कार्य योजना बीएसएनएल ने बनाई है 1 वर्ष में अगर वो पूर्ण हो जाएगी तो मुझे लगता है कि बीएसएनएल की सेवा भी एक स्तरीय सेवा होगी और शायद फिर लोगों को शिकायत नहीं रहेगी। एमटीएनएल की आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है, लेकिन एमटीएनएल को कैसे रिवाइव करना है इसकी कार्य योजना पर विचार हुआ है। कुछ बातें तय की गई हैं जिन्हें हम लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मोटे तौर पर वर्कफोर्स एमटीएनएल की लगभग औसत आयु 55% है, तो सामान्यतया नए लोगों का प्रवेश ही नहीं हुआ है जो ऊर्जा उत्साह के साथ और नई तकनीक के बारे में बहुत उत्साहित हों। उसकी भी एक योजना हम सरकार ने बनाई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात का पक्षधर हूं कि इस क्षेत्र में बीएसएनएल और एमटीएनएल का रहना और ठीक से रहना, क्योंकि अच्छी सेवा नहीं देंगे तो टिके नहीं रह पाएंगे, स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के लिए भी अनिवार्य है। सर, नेट न्यूट्रलिटी एक दूसरा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है मेरे ख्याल से। बहुत बहस भी छिड़ी हुई है इसको लेकर के। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? इसको कैसे हैंडल करें? कि मोटे तौर पर सरकार की एक राय है, सैद्धांतिक रूप से इसके हम पक्षधर हैं। बाकी स्टैंडिंग कमेटी में वो मुद्दा विचारणीय है और सरकार की राय स्पष्ट है। इस पर पूरे देश में एक व्यापक चर्चा भी हो रही है। लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन तकनीक का उपयोग लोग करें, कुछ लोगों की ये राय है। लेकिन जो संवैधानिक स्थिति रही है कुछ मामलों में, मैं समझता हूं कि सरकार ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि हम पूरी तरह नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में हैं। सर, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है। हाल में ही रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45,000 करोड़ का घोटाला अंडर कारपेट है और टेलीकॉम मिनिस्ट्री, ये सरकार 6 लीडिंग टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है उसको मदद कर रही है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, ठीक कहा उन्होंने। जो आरोप लगाया उन्होंने वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर लगाया और वह जो कालखंड है 2006-07 से लेकर 9-10 तक, उस समय रणदीप सुरजेवाला साहब के पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी यूपीए की। और आरोप ये है कि रेवेन्यू की वसूली कम हुई। इस सरकार के पास मैं समझता हूँ कुछ छिपाने के लिए नहीं है। जब से हमारी सरकार है तब से इस तरह की कोई बात नहीं। पिछली सरकार के ही घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसको मैं घोटाला नहीं मानता हूँ। मैं इतना भरोसा दे सकता हूँ कि सरकार एक एक पैसा वसूल कर लेगी। हमने नोटिस जारी कर दिए हैं कुछ मामलों में और कुछ मामलों में आने वाले दिनों में हम जारी कर देंगे। सीएजी की जब रिपोर्ट आई है फरवरी 2015 में, तो हमने उनसे कुछ जानकारियां डिपार्टमेंट ने मांगी थी जो उन्होंने जून के महीने में उपलब्ध कराई। और उस आधार पर ये जो 45,000-46,000 करोड़ की बात कही यार, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मोटे तौर पर लाइसेंस फ़ी करीब 5700 करोड़ रुपए के आसपास है। उस पर ब्याज और पेनाल्टी ये लेकर के कुल 12,000-12,500 करोड़ रुपए की राशि का जिक्र है। नोटिस हमने जारी करना शुरू कर दिया है और हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमको एक पैसे का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। वो हम जो अधिकार हमें हैं कानून, उस अधिकार के तहत हम लोगों से प्राप्त कर लेंगे। मेरा अगला 2-3 सवाल रेलवे से होगा सर।
रेलवे में कई महत्वपूर्ण योजनाएं आप पूर्वी उत्तर प्रदेश ले गए हैं जिसका कि क्रेडिट आपको मिलता है जैसे कि 50 साल पहले की एक पहल थी, जो एक रिपोर्ट थी जिसको अभी आपने कैबिनेट कमेटी अफेयर से पैसा भी सैंक्शन करा है। इस तरह की और कितनी योजनाएं हैं जो आप उत्तर प्रदेश ले जाने का सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग राजनीतिक कारणों से रेल सुविधाओं से वंचित हो गया। इस देश में गलत परंपरा पड़ गई थी कि जिन राज्यों के रेल मंत्री होते थे उन राज्यों में ही परियोजनाएं स्वीकृत होती थी। मोदी जी की सरकार आने के बाद इस परिपाटी को इस सरकार ने बदला। देश का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और पिछले 20-25 वर्षों से रेलवे की दृष्टि में मैं कहूं कि उस प्रदेश की उपेक्षा हुई थी। तो अनेक ऐसे रेलखंड जिनका दोहरीकरण, विद्युतीकरण नहीं हुआ था, उन परियोजनाओं को इस सरकार ने स्वीकृत किया है। कुछ काम प्रारंभ हो गए हैं, कुछ पिछले बजट में स्वीकृत हुए हैं जो आने वाले समय में प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ नई परियोजनाएं भी वहाँ स्वीकृत हुई। जिस परियोजना का आप जिक्र कर रहे हैं, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी, उसकी बात संसद में उन्होंने कही थी। 1 जून को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1745 करोड़ रुपए उस परियोजना के लिए स्वीकृत किए हैं, और मुझे लगता है कि वो एक अल्टरनेटिव रूट होगा। गोरखपुर से सीधे आप मऊ, गाजीपुर होते हुए दिलदार नगर में ट्रंक रूट आप पकड़ सकेंगे। बगल में ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन जा रही है, तो उस दृष्टि से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और गंगा पर जो रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है, मैं मानता हूं कि वाराणसी के बाद आज की तारीख में गंगा जी पर कोई ऐसा ब्रिज नहीं है जिस पर हैवी ट्रैफिक अलाउड है, गाजीपुर के अलावा। बक्सर में बंद है, पटना से आप परिचित हैं, गांधी सेतु की क्या हालत है। वहाँ हमने दीघा में रेल ब्रिज तो बना दिया है, लेकिन रोड ब्रिज कब बनेगा ये या तो बिहार सरकार जानती है या भगवान जानते हैं। मोकामा की वही स्थिति है, आप मोकामा से मुझसे ज़्यादा परिचित है, वहाँ भी हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है। मुंगेर में भी रेलवे ने ब्रिज बना दिया है, रोड ब्रिज कब बनेगा ये किसी को नहीं मालूम। भागलपुर में मेरा खुद का अनुभव है और आपको भी मालूम होगा कि वहाँ हैवी ट्रैफिक अलाउड है, लेकिन गंगा के इस पार से भागलपुर से नवगछिया जाने में कभी कभी लोगों को 5-6 घंटा लगता है। तो इसलिए गाजीपुर का ये रेल कम रोड ब्रिज इस मायने में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अनेक परियोजनाएं हमने उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृत की हैं। देश का जो सबसे व्यस्ततम रेलवे रूट है वो दिल्ली हावड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंजेशन इलाहाबाद मुगलसराय के बीच में है। तो इलाहाबाद के आसपास 3 फ्लाईओवर, कोई 1400 करोड़ की लागत से, कोई 1600 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं, और एक 3rd लाइन मुगलसराय इलाहाबाद के बीच में, ताकि ये जो कंजेशन है इसे समाप्त किया जा सके। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी एक नई लाइन और बाकी लाइनों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण स्वीकृत किया है। तो ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं, ईस्टर्न यूपी की, वेस्टर्न यूपी की, मध्य उत्तर प्रदेश की और बुंदेलखंड की भी, जिसको हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और उसे हम समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। सर, रेलवे ऑलरेडी टेलगो का परीक्षण कर रहा है। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, जो कि खुद प्रधानमंत्री जिसके बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। तो कितना जल्दी ये बुलेट ट्रेन हमें देखने को मिलेगा सर? मुंबई अहमदाबाद सेक्टर में जो हाई स्पीड रेल परियोजना बनने वाली है, जिससे जापान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की बात करी है जाइको से, 23-24 तक उस परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसा अभी तय किया गया है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो परियोजना 23-24 के पूर्व ही पूरी कर ली जाएगी। टेलगो का ट्रायल सफल ट्रायल रहा है, और अब इसके बाद आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी टेलगो देश में चलती हुई दिखाई पड़े। उस दिशा में रेल मंत्रालय कदम उठा रहा है।
सर, जहाँ तक स्वच्छता अभियान का सवाल है, अभी हाल के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो न्यूज़पेपर में वाइडली रिपोर्टेड हुआ, बिहार और यूपी के प्लेटफॉर्म या स्टेशंस, ट्रेन्स सबसे ज़्यादा गंदे बताए गए। क्या आपको लगता है कि स्वच्छता अभियान का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है या इन दोनों प्रदेश में ही नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक निष्पक्ष ऑडिटिंग का इंतज़ाम किया गया है कि स्वस्थ प्रतिद्वंदिता पैदा हो, और 407 स्टेशनों की ऑडिटिंग कराई गई थी, जिसमें सामान्यतः जो बात आप कह रहे हैं अखबारों में जो छपी वो सही भी है। तो उन स्टेशनों पर विशेष ध्यान देना, उनकी मॉनिटरिंग करना और वहाँ के अधिकारियों को निर्देश देना कि इनको भी स्वच्छ रखा जाए, ये काम मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, बोर्ड के स्तर पर हो रहा है। और ये सच है कि सफाई करना और गंदगी न करना ये रेल की दो समानांतर पटरियों के समान है। तो सफाई भी होनी चाहिए और इसका भी अभ्यास डालने की ज़रूरत है कि गंदगी भी हम कम से कम करें। जिन इलाकों में गंदगी कम की जा रही है वहाँ सफाई ज़्यादा दिख रही है, जहाँ सफाई हो भी रही है और उसकी तेज़ गति से गंदगी फैलाई जा रही है तो वहाँ सफाई कम दिखेगी, ये भी सच है। लेकिन अनेक उपाय इस दिशा में किए हैं और मुझे लगता है कि उसके भी बेहतर परिणाम इन राज्यों में भी दिखेंगे। सर, वो दिन कब आएंगे जब यात्रियों को बर्थ के लिए बहुत फाइट नहीं करना होगा और जो कंजेशन इतना हैवी है, जो आप कह भी रहे थे कि जो रूट है उसका डबलिंग किया जाए, पटरियां बिठाया जाए, वो दिन कब आएंगे जब बर्थ जैसी कोई समस्या नहीं होगी? क्योंकि लोग पे करने को तैयार हैं फिर भी अभी फैसिलिटीज़ से बहुत दूर हैं। देखिए, इस देश की आबादी बहुत बड़ी है और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ी, यात्रियों की संख्या बढ़ी, उस हिसाब से रेलवे का नेटवर्क हम नहीं बढ़ा सके। पैसेंजर ट्रैफिक में जो ग्रोथ हुआ है आज़ादी के बाद 18 गुना से ज़्यादा हुआ है और रेलवे का नेटवर्क 2.5 गुना भी हम नहीं बढ़ा सके, लगभग 2.25 गुना बढ़ा सके। इस सरकार ने विशेष रूप से कैपेसिटी ऑगमेंटेशन पर ध्यान दिया है और जो बात बजट में हमने कही थी हमारी सरकार ने कि 2020 तक भारतीय रेल का हम ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिसमें ऑन डिमांड रिजर्वेशन मिल सके। तो जो बात आप कह रहे हैं, ये डबलिंग, ट्रिपलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू लाइन के जो काम हमने स्वीकृत किए हैं उसमें से अधिकांश 2020 तक पूरे हो जाएंगे। तब मुझे लगता है कि शायद ये टिकटों की मारामारी इस देश से समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है सर, बिहार जैसा ही कोई रणनीति बनाया जाएगा जिसमें लीडर की घोषणा नहीं की जाएगी और चुनाव के बाद ही कुछ तय किया जाएगा? ये पार्टी के संसदीय बोर्ड को तय करना है और मुझे लगता है कि समय के हिसाब से संसदीय बोर्ड फैसला करता रहा है। बिहार की बात आपने ठीक कही, आसाम की, लेकिन उसके पहले भी इस देश में चुनाव हुए और चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या झारखंड हो, वहाँ हमने मुख्यमंत्री कौन होगा ये घोषित नहीं किया था। पार्टी की ताकत के आधार पर लड़े थे और तीनों राज्यों में हमने सरकार बनाई। इधर जरूर हमने दिल्ली में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया तो हम पराजित हो गए। आसाम में हमने घोषित किया तो वहाँ हमारी सरकार बन गई। तो ये राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों और आकलन के आधार पर पार्टी समय समय पर फैसला करती है। मुझे लगता है कि संसदीय बोर्ड राजनीतिक रूप से हमारा समझदार है, फैसले लेने में सक्षम है और वो उचित फैसला उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी उचित समय पर कर लेगा। सर, गवर्नेंस नाउ से बड़े ही बेबाकी से बात करने के लिए शुक्रिया।